आज जो है वो हम दो और जो है वो इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल जो है वो पैरामीटर्स या प्रोसेसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल बी हैविंग प्लांट हार्मोन्स के ऊपर जो है वो हमारी आज थोड़ी बहुत जो है वो डिस्कशन होगी। एंड देन वी हैव अ लॉन्ग डिस्कशन विथ यू रिगार्डिंग द कोर्स एंड अदर जो है ना वो मटेरियल्स। So we are starting from the seed germination particularly कि जो है वो सीड जर्मिनेशन जो है वो क्या होती है। सो अगर हम बात करें प्लांट की जो है वो ग्रोथ की, तो सीड जो है वो एक अहम इम्पॉर्टेंट जो है वो पैरामीटर है हमारी एग्रीकल्चर के लिए। क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर का जो स्टार्ट होता है या जो उसकी जो इनिशिएशन होती है वो होती है सीड से। सीड्स को हम जो है वो सो करते हैं अपनी जमीनों के अंदर या नर्सरी बेड्स के अंदर या फिर गमलों के अंदर या ट्रेस के अंदर। उसके बाद उसमें से जो है वो एक यंग प्लांट जो है वो इमर्ज होता है। एंड देन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट स्टार्ट्स। तो प्रैक्टिकली जो है वो सीड जर्मिनेशन का मतलब ही यही है कि एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा अमल जिसमें जो एक सीड है वो डेवलप हो जाए इनटू अ न्यू प्लांट। सीड को हम ये कहते हैं कि भाई ये जो है वो एक एम्ब्रियो है लेकिन डॉर्मेंट फॉर्म में है। अभी ये डॉर्मेंट फॉर्म में है, जब इसको जो है वो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलेंगी तो ये अपनी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर लेगा। एंड जो है वो इसमें से जो है वो एक नया प्लांट जो है वो इमर्ज होना जो है वो शुरू हो जाएगा। सीड जर्मिनेशन को अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें एग्रीकल्चर के, तो सीड जर्मिनेशन का अमल जो है वो एक बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आपके सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपकी जर्मिनेशन ठीक नहीं होगी। या फिर आपने जिस सॉइल के अंदर जो है वो सीड लगाया है तब भी आपकी जर्मिनेशन सही नहीं होगी। जो रिक्वायरमेंट्स हैं सीड को जर्मिनेट होने के लिए, अगर वो भी प्रॉपरली आपने जो है वो वहां पर नहीं दी तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा। और अगर सीड जर्मिनेट नहीं होगा तो आपकी एग्रीकल्चर का जो आगे वाला अमल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। अब सीड जर्मिनेशन के अंदर देखें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि आपने जमीन के अंदर जो है वो बीज लगा दिया और एक नया प्लांट जो है वो खुद ब खुद जो है वो आ गया। तो ये एक कलेक्शन है, ठीक है ना। एक जो है वो कलेक्टिव जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आपके न्यू सीडलिंग की जो है वो इमरजेंस होती है। और उसको हम कहते हैं कि भाई सीड जर्मिनेट हो गया। बेसिकली अगर टेक्निक उर्दू में हम बात करें तो भाई बीज का फूटना, इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो इसमें बहुत सारे जो है वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और हम में ही जो है शॉर्ट देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला स्टेज है वो है इम्बाइबेशन, ठीक है। इम्बाइबेशन का मतलब ये है कि सीड का पानी एब्जॉर्ब करना। जब भी देखें हम जो है वो सीड को जो है वो सो करते हैं तो उससे पहले हम उसको प्री सोकिंग जो है वो करते हैं। यानी कि एक रात आप सबने जो है वो जिन लोगों ने भी मास्टर्स की है उन सबको ये पता होगा कि हम उसकी जो है ना वो सोकिंग करते हैं। सोकिंग इसी वजह से करते हैं कि ताकि सीड जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाए, अब उसको पता चल जाए कि भाई अब मैंने जो है वो जर्मिनेशन के फेज में जाना है। तो इम्बाइबेशन का मतलब ये होता है कि पानी एब्जॉर्ब कर लेना। सीड जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहां से उसकी जर्मिनेशन का आगाज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक उसको आप पानी नहीं दिखाएंगे तब तक वो जो है वो इम्बाइब नहीं करेगा और उसकी जर्मिनेशन का जो अमल है वो भी जो है वो स्टार्ट नहीं होता। सो इम्बाइबेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। जब भी आप सीड लगाते हैं या तो आप उसको जो है वो सोक करके लगाते हैं या फिर आप ऐसी ड्राई कंडीशन के अंदर सीड नहीं सो करते। जनरली हम जिस भी फील्ड के अंदर सीड जो है वो सो करते हैं सीड, उसको जो है वो हम पहले मॉइस्ट करते हैं या पानी देते हैं या एरीगेट करते हैं, देन वी हेड टुवर्ड्स द जो है ना वो सीड सोइंग। तो इम्बाइबेशन से होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा कि आप अगर एक रात से पहले मेज का अगर हम कॉमन एग्जांपल लें तो अगर आप उसको जो है वो 1 या 2 दिन तक जो है वो पानी के अंदर रख देंगे तो सबसे पहले तो ये होता है कि उसकी जो सीड है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है।
स्वेलिंग इसी वजह से आती है कि सीड कोट जो है वो पानी को अलाउ करता है, वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से उसके अंदर जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। तो किसी भी सीड को अगर आप जो है वो पानी में डाल के रखेंगे तो वो फूल जाएगा। वो फूल इसीलिए जाता है कि उसमें से क्या होता है कि जो पानी होता है वो उसके सिस्टम में अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, और उसके जो इंटरनल जो मैकेनिज्म्स हैं या उसके अंदर जो मौजूद एंजाइम्स थे या जो दूसरी चीजें थी वो भी जो है वो एक्टिव होना जो है वो शुरू हो जाती है। जब पानी हद से ज्यादा सीड एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे क्या होता है, उसका जो सीड कोट है वो रप्चर हो जाता है, और उसमें से जो है वो नई शूट एंड रूट, जिसको हम रेडिकल और प्लिमूल कहते हैं, वो उसमें से जो है वो इमर्ज होना जो है वो शुरू हो जाती है। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जमीन के ऊपर आती है, और हम जो है वो खुश हो जाते हैं कि भाई ये सारा का सारा जो अमल है वो कामयाबी से हो गया। तो रिमेंबर, द फर्स्ट स्टेप इन द सीड जर्मिनेशन प्रोसेस इज द इम्बाइबेशन। पानी अगर नहीं होगा तो आपका सीड जो है वो इमर्ज नहीं होगा। जर्मिनेशन नहीं होती विदाउट वाटर, ये एक कॉमन फिनोमिना है कि पानी जरूरी है। जनरली ऐसे भी नहीं होता कि आप जो है वो तैरते हुए पानी के अंदर जो है वो सीड डाल दें, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन वहां पर इतना मॉइस्चर होना जरूरी है कि सीड को रिहाइड्रेट करने के लिए जितना मॉइस्चर चाहिए उतना होना चाहिए। जब तक पानी अंदर नहीं जाएगा, सीड के अंदर जो मौजूद मैकेनिज्म्स हैं या एंजाइम्स हैं या प्रोसेसेस हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे आपका सीड वैसे का वैसा जमीन के अंदर पड़ा रहेगा। दूसरी स्टेज है इसकी एंजाइम्स की एक्टिवेशन। जैसे ही पानी इम्बाइबेशन होती है वाटर की, सीड के अंदर जो है वो पानी जो है वो एडअप होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर जो एंजाइम्स जो कि सो रहे होते हैं, तो उनको जब पानी लगता है तो वो अपनी नींद से जाग उठते हैं और अपनी एक्टिविटी को जो है वो शुरू करते हैं। जब सीड के अंदर, याद रखें, सीड के अंदर रिजर्व फूड होता है जिसकी वजह से वो इतने साल तक एक्टिव रहता है। जैसे ही एंजाइम्स को जो है वो पानी मिलता है तो उनकी जो प्रोसेस है या उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि सीड के अंदर जो मौजूद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें स्टार्च हो गया या दूसरे कंपाउंड्स हो गए, उनका टूटना जो है वो शुरू हो जाता है। तो जब वो टूटते हैं तो उसमें से उनको मिलती है एनर्जी, और वो जो एनर्जी है वो सीड्स यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल एंड प्लूमूल। ठीक है। तो इस तरीके से देखें, पहले हाइड्रेट होता है सीड, हाइड्रेट होने के बाद उसके एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, और उसके जब एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं तो उसके अंदर जो रिजर्व फूड है उसकी जो है वो अब ब्रेक डाउन होना जो है वो शुरू हो जाती है। और जब उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्लांट अपने मुख्तलिफ जो है वो साइकिल्स के अंदर जो है वो यूज करता है सीड, एंड देन अल्टीमेटली उसकी जो है वो थर्ड स्टेज के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। तो पहला स्टेज इम्बाइबेशन, दूसरी स्टेज है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, थर्ड स्टेज इज द रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि भाई जब प्लांट को जो है, सीड को जो है वो ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। आप ऐसे नहीं कि बस आप जो है वो एनारोबिक कंडीशन के अंदर जो है वो रख ले, तो ये ऑक्सीजन उसको सॉइल के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे मिलती है। ठीक है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी, देखें, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड जो है ना वो ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि आप सांस अंदर ले और एक्सेल करें, दिस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि जब जो ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाए, और हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़े, और उनके टूटने से जो एनर्जी जब रिलीज होती है तो इसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। तो ऑक्सीजन क्यों जरूरी है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो इसी वजह से जरूरी है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो मौजूद फूड है उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। और अगर उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो फिर वो जो है वो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, और एनर्जी उसको नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टूटते हैं, और उसमें से जो है वो एनर्जी जो है वो मिलती है जो है वो आपके जो है वो जर्मिनेटिंग सीड को, और वो एनर्जी जो सीड है वो यूटिलाइज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल एंड प्लूमूल्स। ठीक है। तो ऑक्सीजन इस प्रोसेस के लिए जरूरी होती है, और इस प्रोसेस
से जो ऑक्सीजन होती है वो इसीलिए जरूरी होती है कि एम्ब्रियो की ग्रोथ अब दोबारा से जो है वो शुरू हो गई है। ठीक है। उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो जनरली सीड जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सॉइल के अंदर से जो है वो ऑब्टेन करता है। देन वी हैव द रेडिकल एंड रूट ग्रोथ। ठीक है। अब क्या है कि रेडिकल जो है, जो फर्स्ट रूट इमर्ज होती है सीड में से, उसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है। हाइड्रेशन के बाद इम्बाइबेशन हो गई, सिंथेसिस हो गई, एंजाइम एक्टिवेट हो गए, उसके बाद आपके सेल्स बड़े हो जाते हैं। और जब वो सेल्स बड़े हो जाते हैं तो वो इमर्ज करते हैं खुद में से। ये देखें, ये सीड था जिसकी इम्बाइबेशन हुई, इसकी और जो है वो ग्रोथ हुई, एंड देन वी हैव वन रूट इज जो है वो इमर्जिंग फ्रॉम दैट सीड। ये मेरा कर्सर अगर आप देख सकते हैं तो देखें, ये सीड था पहले, ये सोयाबीन का सीड है। ठीक है। तो ये सीड था, इसने जब पानी एब्जॉर्ब किया तो इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, फिर इसका जो सीड कोट है वो रप्चर हो गया। देखें, अब इसका जो सीड कोट है वो फट गया है, और फटने के बाद इसके अंदर दूसरी भी चेंजेस आई, एंड देन वी हैव अ न्यू रूट इमर्जिंग फ्रॉम दैट सीड, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रेडिकल। पहली जो रूट सीड में से निकलती है उसको हम कहते हैं रेडिकल, और जो शूट निकलती है सीड में से उसको हम कहते हैं प्लीम्यूट। तो जब हाइड्रेशन हो गई, सारे प्रोसेसेस हो गए, सेल इतने इलोंगेट हो गए, उनका सीड कोट पट गया, तो अब सीड ने क्या करना है? अब सीड ने जन्म देना है एक रूट को, जो कि उसकी बुनियाद को और मजबूत कर देगी जमीन के अंदर। पहले हमेशा याद रखें, रूट डेवलप होती है, देन वी हैव द शूट। ठीक है। तो रेडिकल, जिसको हम एम्ब्रियोनिक रूट भी कहते हैं, इमर्जेस फ्रॉम द सीड फर्स्ट। यही मैं आपको बात बता रहा था कि भाई जो रेडिकल है या जो रूट है, जिसको हम एम्ब्रियोनिक रूट भी कहते हैं, ये रूट एम्ब्रियो से निकलती है। ठीक है। और ये सबसे पहली चीज जो आपके सीड में से निकलती है वो रेडिकल होती है। पहले शूट की डेवलपमेंट नहीं होती, पहले रूट निकलती है। जैसे जैसे ये रूट जो है वो बड़ी होती जाएगी, इसको फूड मिलता जाएगा, इसको पानी एब्जॉर्ब करेगी, तो ये जमीन में थोड़ी गहरी हो जाएगी। और ये जब जमीन में गहरी हो जाएगी तो इसकी थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी हो जाएगी, और वक्त के साथ साथ ये अपनी सलाहियत को भी जो है वो बेहतर करेगी, एंड देन इट कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जैसे ही ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, तो अब इसका दूसरा फेज स्टार्ट होता है। देखिए, पहले जितनी भी एनर्जी होती है सीड के पास, वो इस रूट को बनाने में लगा देता है। फिर उस रूट ने ग्रो करना होता है ताकि जो एडिशनल न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर मौजूद हैं वो उसको मिले। तो फिर ये क्या करे, अपनी शूट को जो है वो डेवलप करना शुरू करे। तो दिस इज द शूट ग्रोथ। ठीक है। अब आप इसमें देखें कि भाई जैसे ही प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, द शूट ऑफ द सीडलिंग बिगिंस टू ग्रो अपवर्ड टुवर्ड्स द सरफेस। देखें, ये सीड हमने लगाया था, इसमें से रेडिकल निकली, थोड़ी इसकी रूट्स डेवलप होना शुरू हुई, और अब इसमें से देखें जमीन के ऊपर वाले हिस्से में शूट बनना जो है वो शुरू हो गई है। तो पहले इसका रूट सिस्टम डेवलप होगा, जब वो डेवलप हो जाएगा तो शूट जो है वो डेवलप होना शुरू होगी, और वो आराम आराम से जमीन से बाहर आना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो शूट जब निकलती है बाहर तो उसमें जो है वो चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं कॉटलेडन्स। जैसे ही आपका शूट सिस्टम एक नए सीट से इमर्ज होता है तो उसमें जो पहला सेट ऑफ लीव्स होता है, तो उसको हम कहते हैं कोटाइलिडन्स। यानी कि जो पहले पत्ते जो हैं, जैसे ही सीडलिंग इमर्ज होती है आपकी जमीन के ऊपर, तो उसमें से जो पहले पत्ते निकलते हैं या सेट ऑफ लीव्स होता है, उसको कहा जाता है कोटाइलिडन्स। ठीक है। तो कोटाइलिडन्स क्या करते हैं? कोटाइलिडन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं इनिशियल न्यूट्रिएंट्स को, ताकि सीडलिंग की ग्रोथ जो है वो और बेहतर हो। और जैसे ही ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके एक्टिवेट होने के बाद प्लांट की जो ग्रोथ है वो और बेहतर तरीके से जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने सिर्फ सीड लगाया था। इस तस्वीर में अगर आप इसको गौर से देखें तो सीड लगाया गया था, सीड लग गया, देन इसकी रूट्स निकली, रूट्स के बाद इसकी थोड़ी स्टेम ग्रो होना शुरू हुई, और स्टेम की और बेहतर ग्रोथ हुई, एंड अल्टीमेटली जो प्लांट है, अब यहाँ पर देखें, पत्ते तीन हैं लेकिन रूट्स कितनी डेवलप हुई हैं। उसकी वजह ये होती है कि रूट का जो सिस्टम है वो स्टेम वाले सिस्टम से बड़ा होता है, उनकी जो ग्रोथ है वो उनसे पहले जो है वो हो रही होती है।
अब जब आपका रूट एंड शूट का जो सिस्टम है वो सही तरीके से जो है वो हो जाता है, तो उसके बाद जो फाइनल स्टेज है जर्मिनेशन की वो है सीडलिंग की स्टेब्लिशमेंट। जो सीडलिंग आपकी निकली है वो खुद को क्या करेगी, अब स्टेब्लिश करेगी विद इन द न्यू एनवायरनमेंट, और उसको जो है वो उसकी जो ग्रोथ है वो और स्पीड अप होना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो होता क्या है कि भाई फाइनल स्टेज ऑफ जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीडलिंग जो है वो अपने आप को जमीन के अंदर बहुत मजबूती से जो है वो गाड़ देगी, और उसकी जो ग्रोथ है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली चलते चलते कुछ वक्त के बाद वो एक नए प्लांट की शक्ल या मेच्योर प्लांट की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगी। अब यहाँ पर देखें, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हर प्लांट के अंदर उसका जो जर्मिनेशन फेज है या जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन केस होता है कि भाई उसको जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वो चेंज होती है। जैसे वीट के सीड को जो है वो ठंड वाला सीजन चाहिए, तो राइस के सीजन को गर्मी वाला सीजन चाहिए। तो ऐसे नहीं हो सकता कि सारे ही के सारे जो सीड्स हैं वो आप एक ही सीजन में ग्रो कर सकें। उनकी जो जर्मिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है या मॉइस्चर है या आपको जो है वो लाइट का जो है, उन सारी की सारी चीजों को जो है वो आपने ऑप्टिमम लेवल तक जो है वो मैनेज करना पड़ता है, आपको पड़ेगा, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो सही से सही हो सके। यही वजह है कि हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सीजन्स में स्पेसिफिक क्रॉप्स को जो है वो जर्मिनेट करते हैं या ग्रो करते हैं। अगर हम ये कहें कि भाई वीट हम लगा दें, गर्मियों में लगा दे, जून जुलाई में वीट लगा दे, तो आई डोंट थिंक इट विल जर्मिनेट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए पर हम क्या करते हैं, इनको जर्मिनेटर के अंदर जो है वो रख देते हैं, जहाँ पर इनको एक फिक्स टेम्परेचर दिया जाता है, और वहां पर क्योंकि उसको टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड जब उनको मिलता है उनके सीड्स को, तो सिर्फ वहां पर वो जर्मिनेट जो है वो हो सकते हैं। लेकिन विदाउट दैट ऑप्टिमम कंडीशंस आपकी जितनी भी चीजें हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकती। नाउ वी विल डिस्कस के जो है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस के भाई क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आपकी जो जर्मिनेशन है वो बेहतर क्यों होती है, खराब क्यों होती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है हमारी सीड जर्मिनेशन को, दैट इज, सॉरी, ओके, सॉरी गाइस। सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है, अगेन क्वेश्चन, ओके वी विल डिस्कस दिस मैच इन द लेटर ओवर्स, एंड पे हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वाटर सबसे पहला जो की फैक्टर है आपकी जर्मिनेशन को जो बड़ा डिस्टर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर। याद रखें, सीड जर्मिनेशन के लिए एडिक्वेट मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो इम्बाइबेशन नहीं होगी, और इम्बाइबेशन नहीं होगी तो आपका जो सीड कोट होता है वो बहुत हार्ड टाइप का मटेरियल होता है, और उसको जो है वो ब्रेक करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई मॉइस्चर लेवल जो है वो एज पर ऑप्टिमम जो रिक्वायर्ड है किसी भी सीड का, वो उस सीड की जर्मिनेशन के टाइम उसको देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो वी नीड टू गिव देम एन ऑप्टिकम ऑप्टिमम जो है वो मॉइस्चर लेवल, सो दैट इट कैन जो है वो ग्रो प्रॉपरली। तो क्यों जरूरी है वाटर, हम मैं पहले भी बता कर आया हूँ पीछे कि भाई इम्बाइबेशन नहीं होगी, वाटर अगर नहीं होगा तो इम्बाइबेशन नहीं होगी, इम्बाइबेशन नहीं होगी तो आपका जो सीड कोट है वो नरम नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई जब तक हाइड्रेशन नहीं होगी सीड की, तब तक उसके अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो सही से एक्टिवेट नहीं होंगे, और अगर वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड है या उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको इनिशिएट कौन करेगा। मिसाल के तौर पे हो गया, वो इनिशिएट हो भी गई तो सीड को बर्स्ट आउट होना बहुत जरूरी है। वो एक डायरेक्शन में जब तक फूलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, तब तक उसकी जो रेडिकल इमर्जेंस है वो नहीं होगी। ठीक है,
तो जब तक वो रेडिकल इमर्जेंस नहीं होगी तो आपकी जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, एडिक्वेट मींस एडिक्वेट। ठीक है, एडिक्वेट का मतलब है वाफिर मिकदार में आपके पास पानी हो। लेकिन एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा पानी। ज्यादा पानी होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपने जो है वो फ्लडेड कंडीशन के अंदर या फिर जो है वो बहुत सारे पानी के अंदर अगर आपने सीड्स को ग्रो कर दिया तो वहां पर जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। सीड जो है वो डूब जाता है, और वाटर के अंदर जब सीड डूब जाएगा तो उसको जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन के लिए वो नहीं मिलेगी, और उसको जब वो नहीं मिलेगी तो उसका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करेगा, एंड देन यू वोंट हैव द परफेक्ट जर्मिनेशन। तो दो अमल होते हैं, एक तो अगर पानी ज्यादा होगा तो आपका सीड डूब जाएगा। जब वो डूब जाएगा तो वहां पर एनारोबिक कंडीशंस जो है वो डेवलप हो जाती हैं, और जब एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं तो आपका सीड सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता अपने जो है वो जर्मिनेशन के प्रोसेस को। दूसरा जो मेजर जो है वो इम्पैक्ट है ड्राउनिंग का या फ्लडिंग का या एक्सेस वाटर एप्लीकेशन का, वो है फंगल ग्रोथ। देखिए, मॉइस्चर जहां पर भी मिलेगा और वहां पर अगर फूड मटेरियल मौजूद है तो फंगस की ग्रोथ वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि जब आप ज्यादा पानी के अंदर जो है वो अपने सीड्स को जो है वो ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, आपके सीड काले पड़ जाते हैं, और उनको फंगल अटैक की वजह से जर्मिनेशन का प्रोसेस है कंप्लीट करने में दुश्वारी महसूस होती है। तो यही वजह है कि पहला जो फैक्टर आपने ध्यान में रखना है, इसीलिए कहते हैं कि भाई जब आपकी फील्ड जो है वो वट में आ जाए या फील्ड कैपेसिटी पे आ जाए तब आप उसके अंदर जो है वो सोइंग करें। अगर आप उसको जो है वो एक्सेस मॉइस्चर कंडीशंस के अंदर जो है वो सीड की सोइंग करते हैं तो फिर वहां पर क्या हो जाता है कि आपका सीड जो है वो प्रॉपरली जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। उसकी वजह ये है कि उसके जो रिक्वायर्ड प्रोसेसेस हैं या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसके अंदर होने वाली, वो सही तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, और उसके परफॉर्म न करने की वजह से जर्मिनेशन का अमल जो है वो जो है वो उसको जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है उसका, या फिर स्लो हो जाता है। दूसरा जो बात हम पिछले स्लाइड में कर रहे थे, दैट इज द टेम्परेचर। ईच प्लांट स्पीशी रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर इट्स सीड टू जर्मिनेट। हर प्लांट की स्पीशी के लिए एक मखसूस टेम्परेचर है जिसके अंदर उसके जो सीड्स हैं वो सही तरीके से जर्मिनेट हो सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो एक बहुत बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है सीड जर्मिनेशन में। ठीक है, क्योंकि इसी के ही ऊपर आपका जो सक्सेस है या जो जर्मिनेशन का जो कामयाब जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो टोटली इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि भाई आपकी जो सोइंग डेट्स हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। जब आप एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद किसी भी चीज का सीड जो है वो सो करते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि ज्यादा लगाओ। आमतौर पर जो आपकी विद इन टाइम सोइंग होती है, वीक की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 50 to 60 kg सीड रेट है पर एकड़ का। ठीक है, लेकिन जब आप कोई लेट वैरायटी लगाते हैं तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि भाई 60 to 70 kg जो है वो लगाएं, क्योंकि सीजन लेट हो चुका होता है, टेम्परेचर में दिन ब दिन फ्लक्चुएशन आती है। ऐसे नहीं है कि ठंड जो है वो एकदम से ठंडी ही रहती है बस आ गई। नहीं, आप देखें गर्मियां चली गई हैं, अब हमारे पास से मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे नहीं है कि एक दिन 50 था अगले दिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, नहीं। जैसे हमारे दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो आराम आराम से चेंज होता है, ऐसे ही हमारे पास हर गुजरते दिन के साथ टेम्परेचर जो है वो लोअर से हायर की तरफ जाता है, फिर हायर से लोअर की तरफ आता है। तो यही वजह है कि हम बार बार जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे जो है वो बड़ा जोर डालते हैं कि भाई आपने जो सोइंग करनी है किसी भी क्रॉप की वो उसके टाइम के मुताबिक करें। अभी क्या हुआ है, अभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, चेंज हो चुका है क्योंकि नवंबर में देखें, नवंबर आ चुका है, अभी हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे पंखे बंद नहीं हो रहे, एयर कंडीशंस हम अभी तक यूज कर रहे हैं। तो सीजन्स हैव बीन चेंज्ड।
यही वजह है कि एफएओ ने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने का जो है वो सोच रही है एफएओ की टीम के हम अब एग्रीकल्चर जोन्स के ऊपर दोबारा काम करें। क्योंकि पहले जिन इलाकों को गर्म तस्वुर किया जाता था, अब वहां पर मौसम माइल्ड होता है, ठीक है ना, ना ज्यादा गर्मी होती, यानी कि ठंड पड़ गई है वहां पर। तो यहाँ पर जो है वो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के ऊपर दोबारा से काम किया जाएगा। और दूसरी जो बात, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर जो इनिशिएटिव चल रहा है, वो हम इसी के ऊपर आजकल काम कर रहे हैं कि हम अपने क्रॉप कैलेंडर को अब चेंज करें। क्रॉप कैलेंडर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपको जितनी भी क्रॉप्स आपके विसिनिटी में लगती हैं, उन सब की सोइंग डेट्स, हार्वेस्टिंग डेट्स, सब चीजें जो है वो उसमें दी गई होती है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, ना सिर्फ आपकी जर्मिनेशन में, पर थ्रू आउट द आपकी जो क्रॉप ग्रोथ है उसके अंदर एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्योंकि देखें, ग्रेन फॉर्मेशन के लिए एक मखसूस टेम्परेचर है, पॉलिनेशन के अमल के लिए एक मखसूस टेम्परेचर है, इसकी राइपनिंग के लिए जो सीड्स पकते हैं उसके लिए एक मखसूस टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जो है वो आपको जो है वो मद्देनजर रखते हुए ही अपनी जो है वो एग्रीकल्चर को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर की बुनियाद पर जो है वो देखें, तो हमारे पास जो है वो दो किस्म के जो है वो क्रॉप्स होते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए ठंडा टेम्परेचर चाहिए, यानी कि उनको कूल एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे वीट हो गया, आपकी जो विंटर वेजिटेबल्स हैं, ब्रासिका हो गई, और दूसरे जितने भी क्रॉप्स विंटर में लगते हैं उनको जो है वो कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। और कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं, रबी के जितने भी क्रॉप्स हैं जनरली उनको जो है वो ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और उनके सीड्स को आमतौर पर जो है वो ठंडे मौसम में जो है वो लगाया जाता है, ताकि उनकी जो जर्मिनेशन है वो बेहतर हो सके। और जो खरीफ में कल्टीवेट होने वाली फसलें हैं हमारी, उनके जो सीड्स हैं दे रिक्वायर द वार्म टेम्परेचर। अब याद रखें, टेम्परेचर की बुनियाद पे हम दो क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। वो हम आगे आने वाले जो सेशन में जो है वो पढ़ेंगे, जहाँ पर हम सीड डॉर्मेंसी की बात करेंगे। वहां पर मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज द मेन इशू। तो पहले है वाटर, दूसरा है टेम्परेचर। आई होप कि ये सेशन जो है वो बाकी 1 मिनट का है। वी विल कंटिन्यू